नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। आइए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो। सबसे पहले वो 4 कहानियां जिस पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी, कटक में 10 लोगों की मौत हुई आज सरकारी अस्पताल में। इस खबर को 16% लोगों ने देखना चाहा है। समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी लापरवाही सरकारी अस्पतालों में भी चल रही है। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में बंगाल की सत्ता की चाबी करीब 84 का एक कोड है। ये कोड क्या कहलाता है, इस खबर को देखना चाहते हैं करीब 23% लोग। इस पर लोगों की दिलचस्पी है। तीसरी खबर जो देखना चाहते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल, वहां पर लड़ाई में, वहां पर ट्रंप अब क्यों पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में 25% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और इस खबर को हम 7:28 में विस्तार से आपको दिखाएंगे। और चौथी खबर जो आज वोटिंग में आई है वो है राज्यसभा चुनावों को लेकर। एक मिनी आम चुनाव हुए हैं आज, मान लीजिए, और उस मिनी आम चुनावों में बीजेपी फिर मजबूत बनकर उभरती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस और उसके साथियों को झटका लगा है। इस खबर को 36% लोगों ने देखना चाहे। तो जैसा आपने चाहे, इसी खबर के साथ आज के चक्रव्यूह की आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात इसी खबर की करेंगे। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव में 26 तो निर्विरोध जीत गए, लेकिन 11 सीटों पर वोटिंग की नौबत आ गई। इसके कारण बिहार, हरियाणा और ओडिशा में राजनीतिक दलों में शह और मात का खेल काफी ज्यादा गहरा गया। इसमें जहां बिहार में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट डालने पहुंचे ही नहीं, तो ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। ये सब कुछ वोटिंग के दौरान हुआ, जब ओडिशा में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल के विधायक शारीरिक रूप से जोर आजमाइश करने लगे। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। चुने हुए विधायक किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं। वहां भी चौथी सीट पर एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ बीजेडी और उसके समर्थन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तीसरा राज्य है जहां पर चुनाव हुआ वो है हरियाणा का, जहां बीजेपी के लिए 1 सीट तो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदें भीतरघात का खतरा झेल रही हैं। वोटों की गिनती अभी चल रही है। जब तक ये शो लिखा जा रहा था, जब तक आप इस शो को देख रहे हैं, और किसी भी वक्त अब इन 3 जगहों से रिजल्ट औपचारिक तौर पर आ सकते हैं। सबसे दिलचस्प मामला आज बिहार का रहा। बिहार में अभी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए और खबर अब आ रही है कि बिहार से जो खबर आ रही है उसमें यह कि एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीत ली हैं। महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार जो कि सिटिंग एमपी थे वो चुनाव हार गए। ये आप देख सकते हैं इस वक्त की परिस्थिति क्या हो रही है बिहार राज्यसभा चुनावों में। जेडीयू ने नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव जीत गए हैं। रामनाथ ठाकुर जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, जो कि भारत रत्न के बेटे हैं कर्पूरी ठाकुर साहब के, ये दोनों लोग चुनाव जीत गए हैं आसानी से। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं, उनको उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो चुनाव जीत गए हैं। और शिवेश कुमार ये भी अपना चुनाव जीत गए हैं, जो कि लोग अभी कुछ दिनों पहले हुए चुनाव में हारे थे। ये उम्मीदवार आरजेडी के थे अमरिंदरधारी सिंह, जिनकी सीट खत्म हो रही, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। ये दोबारा उतारे गए चुनाव में, लेकिन आप अपना चुनाव नहीं जीत पाए। उपेंद्र कुशवाहा एक और उम्मीदवार एनडीए के, ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ वादा भी किया गया था बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, जब विधानसभा चुनाव थे कि आपको राज्यसभा लड़ाएंगे, और राज्यसभा से आज चुनाव जीतकर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका लगाया। आरजेडी के सिटिंग उम्मीदवार हार गए और आरजेडी के वो लोग जो अभी 3 महीने पहले चुनाव जीतकर पहुंचे हैं वो भी वोट डालने नहीं पहुंचे। गठबंधन के पास बिहार में 35 सीटें थीं, उस पर से ओवैसी के 5 विधायकों और बीएसपी के 1 विधायक के साथ आकर संख्या जरूरी जो थी 41 विधायकों की वहां तक पहुंच रही थी। जीतने के लिए 41 सीटें चाहिए थी, लेकिन खेल जिस पार्टी के वो उम्मीदवार थे यानी आरजेडी के अंदर से हो गया। आरजेडी अपने ही विधायकों को संभाल नहीं पाए और इसीलिए उनके नेता अमरिंदरधारी सिंह के चुनाव हार गए। उससे बड़ा खेल कांग्रेस के विधायकों ने भी आज कर दिया है। आज वोटिंग के लिए फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, ये लोग वो चेहरे हैं जो भी 3-4 महीने पहले महागठबंधन के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे, आज वोट डालने नहीं पहुंचे। पहचान लीजिए, मनोज विश्वास, फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक, इन्होंने आज वोट नहीं डाला।
सुरेंद्र प्रताप कुशवाहा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक, इन्होंने आज वोट नहीं डाला। मनोहर प्रसाद मनिहारी के कांग्रेस विधायक, ये 3 कांग्रेस के विधायक है। 6 विधायक चुने, उनमें से 3 कांग्रेस के विधायकों ने वोट नहीं डाला, यानी इनडायरेक्टली एनडीए की मदद कर दी। और ये आरजेडी के विधायक, खुद तेजस्वी यादव के विधायक फैजल अली, जो कि ढाका सीट से चुनाव जीते थे, वो भी अपना वोट डालने नहीं पहुंचे और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए के उम्मीदवार को मिला और एनडीए के 5वें उम्मीदवार के तौर पर शिवेश राम इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो गए। आप कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर आरजेडी और महागठबंधन के अंदर भीतर घात हुआ। ये साफ तौर पर साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के अंदर जो पार्टी को लेकर उनकी पकड़ होनी चाहिए, वो पकड़ नहीं दिखाई दी। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं चुनाव को हारने के बाद, उसको सुन लेते हैं। रिजल्ट आ जाने दीजिए, थोड़ी देर की बात है ना, कि हम लोगों का लगभग 6 नीचे करो यार, शॉर्ट हो रहा है, 41 में जो है बहुमत आता है। अगर हम सब लोगों की संख्या अगर मिला दें, एआईएम और बसपा के साथी जो आए हैं, तो 41 होती है। तो अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट आ जाने दीजिए। कौन क्रॉस वोटिंग किया है, कौन एब्सेंट रहा है, जब एक बात आ जाएगी तभी आप आकलन करके हम आप लोगों के सामने बात रखेंगे। ये कुछ देर पहले का रिएक्शन है तेजस्वी यादव का, जब तक पूर्ण नतीजे नहीं आए थे। लेकिन अब नतीजे आ चुके हैं। 5 सीटें थी, 5 की 5 बिहार में एनडीए जीतने में कामयाब हो गया, यानी बीजेपी और जेडीयू की पकड़ और मजबूत बिहार में हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अगले चुनावों की और अगले राज्य की, और उस पर अब आपको बता देते एडी सिंह कौन थे जो ये चुनाव हार गए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। एडी सिंह सबसे रईस उम्मीदवारों में से एक थे, आप मान सकते हैं सबसे धनी उम्मीदवार थे, आरजेडी के उम्मीदवार। बिहार के जाने माने उद्योगपति हैं। कुल संपत्ति इनकी जो करीब है वो करीब 243 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने घोषित की थी, और फर्टिलाइजर और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। पैसे से बाहुबल था इनके पास, और मान के चला जा रहा था कि चुनाव जीत लेंगे, किसी तरीके से विधायकों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद रहे 6 साल तक, और इस बार उनका कार्यकाल खत्म हुआ। कारोबारी चेहरे से राजनीति में इनकी एंट्री हुई है। अमरेंद्रधारी सिंह आरजेडी के ये उम्मीदवार है। अब शिवेश कुमार राम, ये जो चुनाव जीते हैं बीजेपी के, बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। भरोसेमंद दलित चेहरों में इनकी शुमार गिनती की जाती है। 2010 में अगियाओं से पहली बार ये विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद शिवेश राम छात्र जीवन से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मुनीलाल के सुपुत्र हैं। ये सासाराम से सांसद थे मुनीलाल, उनके बेटे शिवेश राम दलित चेहरा हैं, और महामंत्री होने के बावजूद इनको 5वें उम्मीदवार के तौर पर लड़ाया गया, और ये अपनी सीट को बचाने में, आप कह सकते हैं कि अपनी सीट को जीतने में कामयाब हो गए। अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों लालटेन का साथ दिया। ये वो ओवैसी जो लगातार तेजस्वी के खिलाफ विधानसभा के चुनाव में बोलते रहे, उनके बारे में जान लीजिए। बीजेपी को रोकने के मकसद से एआईएमआईएम ने इस चुनावों में आरजेडी के उम्मीदवार का साथ दिया। विपक्षी वोटों को एकजुट करने की कोशिश हुई। विपक्षी वोट का जो वोट कटवा वाली छवि थी, उससे निकलना चाह रहे थे ओवैसी और ओवैसी की पार्टी। सीमांचल के मुस्लिम वोटरों को सियासी संकेत देना चाह रहे थे, ये साबित करने की कोशिश की, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस बार एमआईएम के साथ जुड़ने के बावजूद भी कल इफ्तार की दावत दी गई थी एमआईएम के नेता के द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव गए थे। माना गया था कि जब एमआईएम और आरजेडी साथ आ रहे हैं तो क्यों ना ये एक नया गठजोड़ बन रहा है जो कि बिहार की राजनीति को बदल सकता है। पर आरजेडी को अपने ही घर को नहीं संभाल पाए और कांग्रेस भी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, जिस वजह से एमआईएम का साथ भी महागठबंधन के लिए कुछ भी फायदेमंद साबित नहीं हो सका। इंडिया ब्लॉक को अप्रत्यक्ष संदेश दिया कि बीजेपी के खिलाफ साथ आने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन अब सियासत में नफा नुकसान को नजर में रखते हुए नेताओं की भाषा कैसे बदलती है, इसकी एक बानगी तेजस्वी यादव और बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुनकर मिलती है। तो बिहार में तो साफ हो गया कि एनडीए का पलड़ा भारी है और इंडिया ब्लॉक को झटका लगा। अब बात ओडिशा की कर लेते हैं। ओडिशा में 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। यहां कांग्रेस के कुल 14 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायकों ने खुल्लम खुल्ला क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस की सरेआम भद्द पिटवाई। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों के नाम हैं रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस।
इनसे उम्मीद नहीं था। पार्टी उनके लिए बहुत कुछ किया है। गजपति में 2 बार उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया और विधायक बने हैं लगातार। पार्टी ने उनको टिकट दिया, सब कुछ पार्टी ने किया है उनको। वो खुद को बेच दिए। दूसरा, रमेश जैना से ये उम्मीद नहीं था। एक दबंग नेता करके वो गर्व करते थे, सब लोग बोलते थे बहुत अच्छा नेता है। अच्छा नेता ऐसा काम नहीं करते, खुद को वो मिटा दिया। तीसरी, सफिया फिरदौस का बहुत भविष्य था, अच्छा बोलती है, एक अच्छा पॉलिटिकल चेहरा था। माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के नाते सेकुलरिज्म पर उसका कमांड हो सकता था भविष्य में। वो भी कटक शहर में और आगे जीतने का संभावना खत्म हो गई। उड़ीसा में भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग झेलनी पड़ी। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो कृपया जान लें। इस बार राज्यसभा के चुनावों में कोई पार्टी व्हिप इशू नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकती कि इसी को ही वोट करना है। दल बदल कानून भी इसमें लागू नहीं होता है। लेकिन क्रॉस वोटिंग जो करते हैं, उनको जब वो विधायक वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने के पहले अपने पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है उसको अपना मतपत्र दिखाना पड़ता है कि आप किसको वोट कर रहे हैं। उससे पता लग जाता है कि आपने पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के साथ वोट किया या नहीं किया। और ऐसे में पार्टी आने वाले वक्त में अगर क्रॉस वोटिंग हुई होती है तो उस विधायक पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की सदस्यता नहीं जाती है। आप पार्टी के साथ असंबद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप हाउस के, विधानसभा के मेंबर रह सकते हैं। और यही खास बात रही क्रॉस वोटिंग को लेकर कि उड़ीसा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने खुलकर पार्टी आलाकमान के फैसले की मुखालफत की। वैसे ही बिहार में 3 ने की। यानी अपने ही नेताओं को कांग्रेस नहीं संभाल पा रही। वो कांग्रेस जो यहाँ लोकसभा में, दिल्ली में, संसद में भारतीय जनता पार्टी के लिए तरह तरह के आरोप, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है, वो अपने ही नेताओं को साथ रखने में नाकामयाब दिखाई दी है इन राज्यसभा के चुनावों में। तो लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत है। राज्यसभा में 122 सांसदों के जादुई आंकड़े को एनडीए सरकार पहले ही पार कर चुकी है। अभी राज्यसभा का गणित क्या है ये भी अब आप जान लीजिए। एनडीए के पास 147 सांसद हैं। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को जोड़ लिया जाए तो ये 83 हैं। इनमें हरियाणा और ओडिशा की 2 सीट हमने शामिल नहीं किए, जिनके नतीजे अभी आने बाकी हैं। यानी बीजेपी और एनडीए का ग्राफ लगातार लोकसभा में 2024 के चुनावों में भले ही सीटें कम हुई हो, लेकिन राज्यसभा में उनका दबदबा, उनका दबाव, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये बात पश्चिम बंगाल की है, जहां वोट के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच आखिर जंग शुरू हो गई है। ये जो अफसरों को हटाया गया, इनको हटाना ही तो सही है। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत की संवैधानिक संस्थाओं का। मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। इनके मालिक कौन है? और जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य की 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट आना है। चुनावी डंका बजते ही बंगाल की सियासत में 84 का खेल शुरू हो गया है। अब ये 84 का खेल क्या है? ये वो नंबर है जो बीजेपी और टीएमसी का सियासी खेल बना या फिर बिगाड़ सकता है। इस 84 का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने का, उनको किस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान बनाया है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 144 नाम हैं, जिसमें 10 महिला उम्मीदवार भी हैं। लेकिन खबर क्या है? इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ इस बार भवानीपुर सीट से भी मैदान में उतार दिया है। यानी जहां जहां ममता बनर्जी जाएंगी, शुभेंदु अधिकारी उनको घेरने के लिए पहुंच जाएंगे। भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं। 2021 में आपको याद होगा, नंदीग्राम सीट पर उनकी सिटिंग सीट हुआ करती थी।
तब शुभेंदु अधिकारी ने जाकर ममता बनर्जी को वहां पर चुनौती दी थी और ममता दीदी को मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी अपनी सीट नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था। ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। फिर उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ी और वहां से विधायक बनकर पहुंची। सोमदेव चट्टोपाध्याय विधायक हुआ करते थे। ममता बनर्जी ने वो सीट खाली करवाई थी अपने लिए। फिर ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़कर उपचुनाव में बंगाल विधानसभा पहुंची थी। लेकिन इस बार पहली लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से उतारकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने की आक्रामक रणनीति बनाने का संकेत दिया। यानी बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ममता बनर्जी को कोई व्यक्ति हिला सकता है, डगमगा सकता है उनके किले को, तो वो शुभेंदु अधिकारी, जो इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर देख रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई दिग्गजों को टिकट दिया गया है। अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से, दिलीप घोष को बोलपुर से, कलिता मांझी को ओसग्राम से, गौरी शंकर घोष को मुर्शिदाबाद से, दीपक कुमार हल्दर को डायमंड हार्बर से और सुकुमार रॉय को कूच बिहार उत्तर से टिकट दिया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चे पर उतरी, कैसे उन्होंने अपने चुनावी बिगुल बजाया, ये तस्वीरें अब आप देखिए। ये तस्वीरें आज शाम को कोलकाता से आई हैं, जहां ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी। मुद्दा है एलपीजी गैस की किल्लत, जो खाड़ी में संकट शुरू हुआ युद्ध की वजह से, उसको ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आज कई हमले बोले। एलपीजी गैस को लेकर आजकल लोग लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जानती है कि इस बहाने बंगाल की महिलाओं तक पहुंचना आसान हो सकता है अगर वो गैस की किल्लत की कमी की मांग उठाएं और केंद्र सरकार को इसमें घेरें। इसीलिए उन्होंने इस मौके को लपकने में देरी नहीं लगाई। इससे पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगते ही ममता बनर्जी के खास अधिकारियों का बीते 24 घंटों में तबादला कर दिया है। जान लीजिए कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं। पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी बना दिया गया आज। सुप्रतिम सरकार की जगह अब अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। आयोग ने केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फेरबदल कर दिए हैं। नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत नरियाला को नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया वेस्ट बंगाल का। और जगदीश प्रसाद मीणा को हटाकर संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बना दिया गया, यानी होम सेक्रेटरी। तबादले की चिट्ठी जारी करते हुए चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है उन्हें चुनाव से जुड़े किसी भी पद पर तब तक तैनात नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव का काम पूरा न हो जाए। अब इसी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बंगाल का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती के तबादले को बंगाली महिला से जोड़कर बीजेपी पर महिला विरोधी और बंगाल विरोधी होने का आरोप लगा दिया। चीफ सेक्रेटरी बांगाली महिला, ওরা অ্যান্টি উইমেন। আগে নিয়ম ছিল আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে লিস্ট চাইতেন, আমরা 3টে করে নাম পাঠাতাম, তার থেকে ওনারা সিলেক্ট করতেন। এ সুমোটো যেন মগের মুলুক, যেন দিল্লি का लड्डू। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। चुनाव होता है दिल्ली की सरकार, और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ना, क्योंकि ये इतने बायस है, ये जो अफसरों को हटाया गया, इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना मत खाओ तो खाना भी नहीं खाएगी। तो ऐसे लोग हैं, तो इनको हटाना ही तो सही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन शांति से वोट चुनाव में चलाने के लिए ये किया, पदक्षेप किया, सही बात किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का काम है। जो उचित लगता है चुनाव आयोग वैसे कदम उठाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का चुनाव के दौरान तबादला किया हो।
आपको मैं 5 साल पहले लिए चलता हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त एडीजी, डीसीपी और डिप्टी कमिश्नर लेवल के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। संविधान ने यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया है। इस पर चाहे जितनी भी राजनीति हो, लेकिन असंवैधानिक इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बीच चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आधे घंटे पहले ममता बनर्जी ने भी कल एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने हिंदू पुजारियों और मुस्लिम मुअज्जिनों को मासिक भत्ता 500 रुपए और बढ़ा दिया था। जो 1500 रुपए था उसको बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति महीना कर दिया। ठीक चुनाव घोषणा के पहले ही चुनाव आयोग ने बोल दिया था कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ममता बनर्जी ने आचार संहिता प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आचार संहिता लगे, ये फैसला करते हुए एक तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने कैसे ममता को घेरने का प्लान बनाया, अब उसको देखते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से टीएमसी की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। इस बार पार्टी पुरानी गलती रिपीट करना नहीं चाहती, इसलिए ममता बनर्जी पर सीधे हमले की बजाय टीएमसी पर अटैक का प्लान बनाया गया है, ताकि ममता बनर्जी चुनाव में अपने लिए सहानुभूति का माहौल ना बना सके। आपको याद होगा 2021 में टारगेट पर सीधे ममता बनर्जी होती थी। बीजेपी का उन पर डायरेक्ट हमला होता था, लेकिन इस बार बीजेपी घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर टीएमसी को सबसे ज्यादा घेर रही है। आरजीकर अस्पताल केस को लेकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। उधर ममता बनर्जी भी बीजेपी के सामने पहाड़ की तरह डटी हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी फाइटर छवि के साथ ममता बनर्जी बीजेपी को ये मैसेज दे रही हैं कि वो चुनावी मैदान में जंग लड़ने के लिए अकेली ही काफी है। इसके साथ साथ बंगाली और बाहरी का मुद्दा उठाकर भी ममता बनर्जी बीजेपी के दिग्गजों को सीधी चुनौती दे रही हैं। और आइए बात करते हैं उस 84 के आंकड़े की। आखिर 84 का क्या खेल है बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी चौथी बार चुनाव बनाने की कोशिश, सरकार बनाने की कोशिश में, तो बीजेपी पहली बार सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। और इन दोनों के बीच में 84 का एक कोड फंसा हुआ है। ये कोड क्या है? सत्ता की चाबी इसी 84 में है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 294 की विधानसभा में 77 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 213 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई थी। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 65 विधायक बचे हुए हैं, तो 2021 के मुकाबले 84 सीटें उसको ज्यादा जीतनी होंगी। टीएमसी के पास मौजूदा समय में 223 विधायक हैं। अगर इस चुनाव में टीएमसी की 84 सीटें कम हो गई तो उसकी चौथी बार बंगाल जीतने का सपना टूट जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर 148 का फिगर पाना है, यानी वहां पे मेजॉरिटी पानी है विधानसभा में, तो इस बार बंगाल में 84 का आंकड़ा किसी का भी गेम बना या फिर बिगाड़ सकता है। यही 84 का कोड है जिसके लिए बीजेपी इतनी तैयारी के साथ उतर रही है और इसी को ममता बनर्जी को तोड़ना है। अभी चुनाव में वक्त है, इसीलिए यह समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बंगाल का चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्माएगा और उसके बाद किस करवट उठ बैठेगा ये तो आने वाला वक्त लगाएगा। बीजेपी या टीएमसी कौन इस सत्ता में पाएगा ये 4 मई को पता चलेगा। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। चक्रव्यूह में अब बात एक अस्पताल की उस लापरवाह सिस्टम की जिसने 10 मरीजों की जान ले ली। ओडिशा के कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कल देर रात भयंकर आग लगी। जिस अस्पताल में आदमी जान बचाने जाता है वही अस्पताल जाने लीन गया। इस हादसे में आईसीयू में इलाज करा रहे 10 मरीजों की मौत हो गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि मरीजों को बचाने की कोशिश में 11 से ज्यादा कर्मचारी भी झुलस गए। अब सरकार की तरफ से इस घटना का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। ये आपको सुनकर हैरानी होगी कि एससीबी यानी कि श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इसकी गिनती होती है। ओडिशा का तो ये सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी। यहाँ कई राज्यों से मरीज इलाज कराने पहुँचते हैं, लेकिन अस्पताल के प्रशासन को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसके आईसीयू में मरीजों की जान के साथ समझौता हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं चला कि अस्पताल के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ठीक से काम नहीं कर रहे। और दुख की बात तो ये है कि हमारे देश के अस्पतालों में आए दिन इस तरह के हादसे
होते रहते हैं, लेकिन सिस्टम इससे कोई सबक नहीं लेना चाहता। आमतौर पर एक मरीज के लिए अस्पताल जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन आज ओडिशा के इस अस्पताल में जो कुछ हुआ उसने देश भर के मरीजों को और उनके तीमारदारों को डरा कर रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस हादसे का घटनाक्रम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। कल देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास, यानी आज तड़के, SCB मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के ICU में ये आग लगी। आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, जो ICU में ऑक्सीजन सप्लाई और पर्दों की वजह से तेजी से फैल गया। हादसे के समय ICU में करीब 23 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 5 घायल व्यक्तियों की हालत गंभीर है। ओडिशा सरकार ने अब 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, पर जो लोग चले गए हैं उनकी जान कैसे वापस आएगी? सुनिए मारे गए लोगों के परिवारों के मन पे क्या बीत रही है। बारिश हुआ तो उस टाइम हमारा न्यूज खोला तो हम लोग को बाहर देखे तो धुआं हो गया था कैजुअलिटी के सामने। फिर उसके थोड़े बाद आग लग के चले AC से, तो हमारा जो सिस्टम है ना, फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, तो वो आग नहीं लगा सकते। तो फायर गाड़ी जो बाहर से आया ना, वो आके बहुत हेल्प किया, वो लोग को सेफ्टी किया, लेकिन उसमें तो बहुत लोग का जीवन हानि हुआ है। नहीं देखने देता है ना जानने देता है। वो आग लगा है ना तो सबको बेगला दिया, हम बोला भागो ना तो जल का मर जाएगा, तो हम लोग जो है ना भाग चले, है ना, और तखनी से पेशेंट को खोज रहे हैं। हमारे देश में अक्सर इस तरह के हादसे बड़ी लापरवाही से शुरू होते हैं और मुआवजे देकर खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन इस लापरवाही नाम की बीमारी का परमानेंट इलाज आज भी नहीं मिल पाया है। ओडिशा में हुए इस हादसे में कई परिवार वाले ऐसे भी हैं जिन्हें अपने मरीजों की जानकारी तक नहीं मिल पाई। इनका आरोप है कि अस्पताल के लोग सही जानकारी तक नहीं दे रहे। देश के अस्पतालों में आग की भीषण घटना कोई पहला मामला नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिस्टम की लापरवाही और अस्पतालों के बेपरवाह रवैये की वजह से आग लगने की घटनाएं खासकर गर्मियों के मौसम में आम हो जाती हैं। कुछ बड़ी घटनाएं याद करिए। साल 2025 में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। ये एक एक करके ग्राफिक्स आपके सामने चल रहा है। ICU में शॉर्ट सर्किट हुआ था। साल 2024 में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में ऐसा हादसा हुआ जिसमें 18 बच्चों की जान चली गई थी। इसी तरीके से साल 2022 में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर में 8 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 में पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल भड़ूच में 18 लोगों की जान चली गई थी। ये कोविड का वार्ड था। 2021 में विजय वल्लभ अस्पताल महाराष्ट्र में विरार में ऐसी घटना घटी जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। साल 2021 में भंडारा जिले के अस्पताल में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। 2020 में अहमदाबाद में ऐसा हुआ। 2020 में ही सवर्ण अस्पताल कोविड सेंटर विजयवाड़ा में भी 10 लोगों की जान चली गई। यानी लगातार इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं और ये हादसे याद दिलाते हैं कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा अभी तक इस पूरे मामले को लेकर इनसेंसिटिव है। ज़रा सी भी चौकन्ना ज़रा सा भी नहीं है। अस्पताल जहाँ पे जान बचनी चाहिए वो जाने ले रहा है। अजीब बात यह कि जब सिस्टम को पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पतालों में आग लगती है तो ये समस्या ठीक क्यों नहीं होती है। सरकारी अस्पतालों में आग के हादसों के बारे में एक्सपर्टों की क्या राय है ये भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये एक बड़ी कमी है पूरे भारत में कि वहाँ पे निकलने की जगह कई बार भीड़ होती है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं और अगर आग लग जाती है तो आग बचाने के लिए जो सिस्टम होता है एंटी फायर सिस्टम वो भी नहीं होता है और कई बार एग्जिट का एरिया डिफाइंड नहीं होता है और स्टैम्पिड होता है। और बात करते हैं खाड़ी में जारी महायुद्ध की। ईरान में जो कुछ चल रहा है इस वक्त खाड़ी में, उसने साफ कर दिया कि दुनिया किस तरीके से बटी हुई है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है कि कौन कहां खड़ा हुआ है और शायद यही कि क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है। पूरी दुनिया के सामने आज ये बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का 17वां दिन है आज और हर गुजरते दिन के साथ होर्मुज़ की ये जंग तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपील कर रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि भाई होर्मुज़ जल डबरू मध्य को खोलने की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की नहीं है, ये सबकी है।
सारी दुनिया को युद्ध में झेल दिया, अब सब पर जिम्मेदारी ट्रंप साहब डाल रहे हैं। यानी जिनको हॉर्मुज से अपना अपना तेल टैंकर निकालना है वो अपने अपने वॉरशिप को उस एरिया में तैनात कर दे, ये ट्रंप कह रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दो टूक का साफ कर दिया कि अमेरिका अपना घर संभाले। उन्होंने कहा इस जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की है, ये अमेरिका ने की है। अगले 6 महीने की तैयारी के साथ ईरान अब जंग में उतर चुका है, यानी ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी है। 55वीं बार ईरान की तरफ से हमला बोला गया है। इजराइल और अमेरिका से जुड़े बड़े मिलिट्री सेंटर्स को एक बार फिर ईरान ने निशाना बनाया है। तेल अवीव और बेन गुरियन हवाई अड्डे के इलाकों पर हमला किया गया है। ये बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने आज हमले के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग को पता होगा, सिजिल समेत कई खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी ईरान इस जंग को जीतने के लिए कुछ भी करने को अब तैयार हो गया है और बड़ा से बड़ा नुकसान अपने दुश्मन को पहुंचाना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो चीन की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। चीन के विदेश मंत्रालय का इस वक्त एक बड़ा बयान आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, इस क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे। चीन का यह भी मानना है कि सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को रोकें, युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। चीन युद्ध को थामने की बात कर रहा है, यानी वही बात कर रहा है जो बात ईरान कहता है कि लड़ाई को अगर रोकना है तो उसके लिए अमेरिका को पहल करनी होगी। अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान नहीं मान रहा है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले तेल और गैस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का पर्याप्त तेल मौजूद है। यानी पूरी दुनिया पर महायुद्ध थोपने के बाद जब ट्रंप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दूसरे देशों को कह रहे हैं कि भाई मिलकर अपनी सुरक्षा खुद कर लो। ट्रंप ने 7 बड़े देशों को कहा कि वो अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजें। उन देशों ने ट्रंप को इस मांग पर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप को अब दुनिया कैसे आईना दिखा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करूंगा सबसे पहले, एंथनी एल्बनीज। उन्होंने अपनी नेवी भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर ठेंगा दिखा दिया। जापान की बात करें तो जापान की पीएम सानिया ताकाइची, उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो इस विवाद से खुद नहीं कूदेंगी, वो कोई मदद नहीं करेंगी। अगली बात फ्रांस और जर्मनी की कर लेते हैं। उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिलहाल कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन से जो अमेरिका की डिमांड थी उसको मानने से इनकार कर दिया है। हैरानी की बात है कि अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है ब्रिटेन, उसने भी हालात पर चर्चा की बात तो की है, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट करियर भेजने से साफ इनकार कर दिया है स्टारमर ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया ने वेट एंड वॉच का रुख अपनाया है। वहीं चीन ने कहा, जिसका बयान मैंने अभी आपको सुनवाया, कि सभी पक्षों को एनर्जी सप्लाई स्थिर रखने की जिम्मेदारी है और वो इसे लेकर संबंधित पक्षों से बातचीत बढ़ाएगा। यानी जो लोग वहां युद्ध कर रहे हैं वो आपस में मिलकर समस्या का समाधान निकालें। चीन भी सीधे तौर पर ट्रंप की मदद करता हुआ नहीं दिखना चाहता है। अब सुनिए जापान की संसद में किस तरह से ट्रंप की इस अपील को आज सिरे से खारिज किया गया। करीब करीब उन तमाम देशों ने युद्धपोत भेजने पर रेड सिग्नल दिखा दिया, यानी सब ट्रंप साहब को ठेंगा दिखा रहे हैं जिन पर ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। एक और लीजिए बड़ी खबर आ गई। ये बड़ी खबर कनाडा से आई है। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अब कनाडा भी शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने उसकी भी मदद मांगी थी, जो कनाडा को दिन भर कोसते हैं ट्रंप साहब, उस कनाडा ने भी कह दिया कि भाई हम इसमें कूदेंगे नहीं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दिया है और कहा कि वो इससे दूर रहेंगे। तो मिडिल ईस्ट में जंग तो जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप को अब यह महसूस होने लगा है कि खाड़ी में जंग छेड़कर वो खुद ही फंस गए हैं। 17 दिन निकल गए। पहले दिन खामेनेई का उन्होंने खात्मा कर दिया था, रिजीम चेंज की बात कर रहे थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर इससे निकलना है तो दुनिया को इस युद्ध में फंसाना होगा। ट्रंप इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि भाई आप अपना तेल खुद बचा लो, हमको इसमें मत फंसाओ। तो ट्रंप कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। इस बीच लेकिन भारत सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। एक भारत के पास जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर नंदा देवी आज पहुंच गया है अपने पोर्ट पर। करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। मानना चाहिए एलपीजी की जो किल्लत हो रही थी, उस एलपीजी किल्लत में अब कुछ कटौती आएगी। एक और जहाज कल पहुंच जाएगा नंदा देवी, यानी अब कुछ हद तक राहत की खबर भारतीयों के लिए ये खबर लेकर आई है। आइए बात करते हैं आखिर में पब्लिक व्यू की।
राघव कृष्णा राज्यसभा चुनाव के बारे में ट्वीट करते हैं, हमारे को भेजते हैं। राज्यसभा की वोटिंग में आज गणित से ज्यादा केमिस्ट्री काम कर जाती है। कभी वोट रास्ता भटक जाते हैं, कभी वफादारियां अचानक बदल जाती हैं। भूपेश मिश्रा साहब का होर्मुज को लेकर जो चल रहा है विवाद, उस पर एक पोस्ट आया है। होर्मुज की लहरें आज सिर्फ समुद्र नहीं हिला रही बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी झकझोर रही हैं। ईरान युद्ध के बीच अगर पूरी तरह रास्ता बंद हुआ तो तेल ही नहीं, वैश्विक बाजार की सांस भी अटक सकती है। एक और पब्लिक व्यू है मोहनलाल चोपड़ा साहब का। ये भी होर्मुज के विवाद पर लिखते हैं, एक राह बंद होती है तो दूसरी राहें खुल जाती हैं। सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया था। इसी नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।